अब स्टार्ट किया है। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ पा रही है हमारी? जल्दी से बताइए। ओके, अभी हमने एक पेपर भेजा है, इसमें कुछ सेक्शन नोटेड हैं आपके टीपी एक्ट के। वो वही सेक्शन है जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अलावा मैं नहीं समझता 90% इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी ईश्वर पे डिपेंड करता है और आप लोगों के लक पे। कोशिश हम फिर भी कर रहे हैं सब कुछ करने की, लेकिन ये जो सेक्शन है इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना। ये सेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ने, बाकी मैक्सिमम जितना कर सकते उतना कम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 35। अच्छा, बीच में एक क्लास आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। वो रिकॉर्ड हुई थी लेकिन वो चल नहीं पाई, पता नहीं किसी कारण से। तो इसलिए हमने उसका क्या किया है, उसकी क्लास हम दोबारा किसी लाइव क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे उन कुछ सेक्शन को। ठीक है, या फिर आज तो मैं बाहर था, मैं एक्चुअली मैं अभी आया हूँ 2 घंटे पहले, तो डिनर वगैरह करके डायरेक्ट आपकी क्लास के लिए आ गया। तो वो क्लास में दोबारा, हाँ जी, टीपीए की बात कर रहे हैं, पहले टीपीए। अच्छा हाँ, सीआरपीसी का सुनिए आप लोग। सीआरपीसी में जो पॉइंट आपको बताए थे, जो टॉपिक बताए थे, उनमें से जो जो टॉपिक बचा है, क्योंकि 2-3 क्लासें होती है, तो ये थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है किस क्लास में क्या करा है, किस में कितना करा है। तो जो टॉपिक आपका बचा है वो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं उसके भी सेक्शन ऐसे ही नोट डाउन करके जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको सेंड कर देता हूँ। आप बता देना उसमें से क्या बचा हुआ है आप लोगों का, या फिर आप लोग मुझे नोट करके बताएं, क्योंकि मैंने शायद एक बार लाइव क्लास में आपको बताए थे जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्योंकि सेक्शन ही हमारे पास 480 500 सेक्शन मान लो। जनरली एक्ट में 30-40 सेक्शन होते हैं छोटे एक्ट में। ठीक है, अब आप लोग बताना, या तो आप नोट डाउन करके बता देना मुझे टॉपिक, सर ये टॉपिक बचे हुए हैं, या फिर मैं आपको नोट डाउन करके सारे सेक्शन दे देता हूँ, जो सेक्शन बचे हैं वो आप बता देना। जैसे आपको उचित लगे ऐसे कर लेना। ठीक है, फिर हम वही सेक्शन कवर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है 90% हम सीआरपीसी कवर कर चुके हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है स्वाति जी, मैं कल कल सुबह आपको सारे सेक्शन देता हूँ जो आपको प्री के लिए पढ़ने हैं। और देखो, जो टीपीए के मैंने सेक्शन दिए, इनमें से अगर एक भी सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक भी सेक्शन आप एग्जाम में छोड़ के जा रहे हो, तो मान के चलो एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। ये सेक्शन वही है जो पूछे ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल करना आपको। देखो, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये सेक्शन जो मैंने टीपीए के दिए हैं, ये सेक्शन एक भी नहीं छोड़ना। बाकी कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा। आओ सारिका जी, विलम्ब से आए हो आप। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 41, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम उन्हीं सेक्शन की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री मेंस दोनों में बनता है। प्री के लिए चलेंगे सबसे इलेक्शन। आप दोबारा बताइए। देखो, इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन में सीधी सी बात, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चूज करनी है तो आप उसे अकेला चूज नहीं करोगे, उसके साथ जो लाइबिलिटी दी गई ना उसको भी आप साथ में लेके चलोगे। अभी सीआरपीसी होगी, नहीं नहीं, पहले हम टीपीए कर रहे हैं, सीआरपीसी बाद में करेंगे। सीआरपीसी आप मुझे सेक्शन बताना जो बचे हुए हैं, या फिर मैं सुबह सेक्शन भेजूँ तो कल हम सीआरपीसी करेंगे। आज टीपीए मैक्सिमम कवर कर लेते हैं, टाइम बचता है तो सीआरपीसी को सेक्शन करेंगे। ठीक है, देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35, वो हमें बात करा कि अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो डॉक्ट्रिन बताए हैं, और भी सेक्शन डॉक्ट्रिन बहुत सारे हैं, वो सारे सेक्शन और सारे डॉक्ट्रिन मैं आपको सेंड कर दूंगा। सभी जो सेक्शन में बात करेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन उससे अलग भी जो डॉक्ट्रिन है वो सारे मैं आपको सेंड कर दूंगा कल, या हाँ 3 तारीख तक कंप्लीट करेंगे इन चीज़ों को। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पोर्सन है, सेक्शन वगैरह और आपके डॉक्ट्रिन वगैरह। टेंशन मतलब, बिल्कुल रिलैक्स रहो आप, बस जो कराया जा रहा है वो करो। जब पूरा हो जाएगा तब बोलना सर ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, भगवान करेगा एक एक क्वेश्चन आपका उसी में से आएगा जो बताया गया है, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। ठीक है। अच्छा हाँ, क्या बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन इलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको एक राइट दिया गया किस चीज़ के लिए, इलेक्शन करने के लिए, और लेकिन जो आपने इलेक्ट किया है ना, जो आपने सेलेक्ट किया, उसके साथ आप लाइबिलिटी भी लोगे। ऐसा नहीं आप सिर्फ बेनिफिट लो, दूसरी चीज़ छोड़ दो, वो नहीं कह सकते। इसके लिए अच्छा, सेक्शन 35 के मुझे केस भी बताने थे, आप केस नोट कीजिए। सेक्शन 35 के लिए केस नोट कीजिए। एक केस आपने सुना होगा, कूपर वर्सेस कूपर करके, सुना है नाम? कूपर वर्सेस कूपर, KOOPER, कूपर वर्सेस कूपर, नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है 35 के रिगार्डिंग।
1874 का केस है। ये पूछा जाता है किससे रिलेटेड, डायरेक्ट केस का नाम ही पूछ लेते हैं। वो केस का नाम पूछ लेते हैं कि ये केस किस सेक्शन से रिलेटेड, 35 से, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड केस कौन सा है वो पूछ लेते हैं। या फिर कई बार अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब है, आपको पूछेगा कि जो केस है इसकी साइटेशन क्या थी, 1874, याद रखिएगा। ठीक है, इसका देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एक तरह से ये बात कर रहा है यू मस्ट बेयर द बर्डन, कि अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करें आपको उसका बर्डन भी लेना पड़ेगा। जैसे कूपर वर्सी कूपर में कहा था नोबडी कैन टेक कोल्ड एंड हॉट वाटर टुगेदर, समथिंग इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कि आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते, कि आप सिर्फ बेनिफिट ले लो उस चीज़ का नहीं ले सकते, आपको बेनिफिट के साथ जो लाइबिलिटी जुड़ी है वो भी लेना पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल समझना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आपका कह रहा है कि दो चीज़ें थी, मैंने एक को बोला कि ये बोतल है ना मेरी नहीं है, ये सपोज ये स्वाति जी की बोतल है, मैंने बोला ऊपर चैट में कौन है लास्ट, मनोज, ये स्वाति जी की बोतल, मैंने मनोज जी को कहा मनोज जी ये बोतल ना आपको मैं बेच देता हूँ, या फिर मैंने स्वाति जी को बोला आप ये बोतल मनोज जी को दे दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। स्वाति जी को मैंने बोला कि स्वाति जी ये जो बोतल है ये बोतल आप मनोज जी को दे दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब स्वाति जी ने क्या किया, 10,000 रुपये मेरे से ले लिए और बोतल दी नहीं, तो क्या ये वैलिड ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो अगर इन्होंने पैसे ले लिए मेरे से तो ये बोतल क्या मानी जाएगी कि ये बोतल उनको देंगे, ये इम्प्लाइड कंडीशन है इसकी, और इसमें शायद टाइम पीरियड भी दिया है 2 साल के अंदर अंदर, ये मान लिया जाए कि आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मेरे से पैसे भी ले लो बोतल का भी यूज करते रहो, ये पॉसिबल नहीं होगा। सेक्शन 35 यही है, सिर्फ 35 में सिर्फ ये आता है इसका केस कौन सा है और किस सेक्शन में दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है जी। अच्छा, एक 37 के लिए एक डॉक्ट्रिन लिख लेना आप, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, कोई भी नोट डाउन कर दीजिए चैट में, बाकी जिन किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो वो नोट कर लेगा वहीं से। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 37। कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा गया, 2 बार पूछा गया, एक यूपी पीसीएस में 2016 में पूछा गया था और 2010 में पूछा गया था शायद ये एमपी के एपीओ में। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्ट आ जाइए 41 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑस्टेंसिबल ओनर। ठीक है, सेक्शन 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो मतलब आपने CRTPA पढ़ा ही नहीं है। ऑस्टेंसिबल ओनर ये बात कर रहा है दृश्यमान स्वामी, मतलब जो स्वामी नहीं है लेकिन दिख क्या रहा है हमें स्वामी, वो दृश्यित हो रहा है स्वामी है। अब दृश्यित कैसे होगा, या तो वो अपने कंटेंट से होगा, ठीक है, मतलब मैं स्वामी था, मैं उसको या तो ऐसा करने की अनुमति दे रहा हूँ कि अपने आप को मालिक दिखाए वो, ठीक है, या फिर मैं खुद उसको कह रहा हूँ यही मालिक है। सपोज मैं बैठा था, ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री खोली या सपोज एक दुकान खोली बड़ी सी मैंने, ठीक है, दुकान खोल ली मैंने और मेरे पास आई मिनी जी में ही रहते थे पास में, मिनी जी बैठी थी वहाँ पे, मैं बैठा था, मेरे फैमिली मेम्बर बैठे सभी। तो मेरे घर वालों ने कल बोला, किसी ने पूछा मिनी जी आप ये दुकान किसकी है, मेरे फैमिली मेम्बर ने कहा और मैंने कहा अरे मिनी जी की दुकान है, मालिक तो यही है, हम तो बैठे हैं बस यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या दिखाया कि मालिक कौन है, पद्मिनी जी है। ठीक है, मेरे फैमिली मेम्बर ने ये दिखाया मालिक कौन है, पद्मिनी जी है। ठीक है, यहाँ तक सही होगा। अब उसके बाद एक दिन काफ़ी दिनों से देखते आ रहे कि वही बैठ रहे, और हमने भी ये एग्री कर दिया था कि कौन जो ओनर कौन है, मिनी जी है यहाँ की। एक दिन हम लोग सब बाहर गए हुए थे और मिनी जी ने उठाया पूरी दुकान बेच दी, पूरी दुकान बेच दी। तो क्या वो लायबल होंगी या मैं लायबल होऊंगा उस ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर वैलिड होगा क्या इनवैलिड होगा, यही बात कर रहा है आपका ऑस्टेंसिबल ओनर वाला सेक्शन 41। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर बिल्कुल होगा क्योंकि हमने उसको राइट दिया था। अब जल्दी से मुझे बताएं किस सेक्शन में ऐसा डिफाइन है, एविडेंस एक्ट के बहुत डिटेल में समझाया गया था आपको, एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि उस थर्ड पर्सन की कही गई बात के लिए मैं लायबल होऊंगा। मिनी जी ने जो बात कही थी ना कि ये दुकान मेरी है, बाद में 115
115 एक तरह से लगा सकते हो आप, सेक्शन 20, सेक्शन 21 नहीं, सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बात कर रहे हैं, रेप्रीज स्टेटमेंट, मतलब उस थर्ड पर्सन जो बोलेंगे ना वो बात, अब उसके लिए लायबल मैं हूँगा, उन्होंने बेची है दुकान, लायबल मैं हूँगा। और स्टॉपल जो स्वाति जी बता रहे, स्टॉपल अप्लाई होगा क्योंकि मैं उसको फर्दर सेल नहीं कर पाऊंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेपल वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा। ये है ऑस्टेंसिबल ओनर। अब पहली बात क्या थी, हमने बोला था, क्या बोला था हमने, कि ये जो दुकान है पद्मिनी जी की है, हमने सबने क्या बोला था, ये बात बोली गई थी तो उन्होंने इसलिए माना ना। अगली बार क्या हुआ, हम बैठे थे, हम चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, स्वाति जी थे दुकान पे हमारी, ठीक है, नई नई दुकान थी, स्वाति जी बैठी, किसी ने बोला दुकान किसकी है, हमारे बोलने से पहले स्वाति जी ने बोला मेरी दुकान है, आज ही खोल लिया मैंने, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मिठाई खाओ, कैसी लग रही है दुकान मेरी। हमने कुछ नहीं बोला, हमने इनको बोलने दिया जो ये बोल रहे थे। अगली बार फिर उन्होंने ऐसे ही बोला, फिर डेली हम लोग वहाँ बैठे, सब लोग, स्वाति जी भी बैठे रहते थे। फिर उसके बाद ये बोल बेचती है दुकान को, तो फिर भी वो वॉइड नहीं होगा, इन्होंने बेच दिया है, ये माना जाएगा कि ये मालिक यहीं थे, क्योंकि हमने इनको ऐसा बोलने दिया, कि रिप्रेजेंट करने दिया कि मालिक कौन है, स्वाति जी हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट सेक्शन भी पूछा जाता है। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है, किस सेक्शन में डिफाइन है, और इसके रिलेटेड केस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्या कह रहा है, वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कंसेंट से एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर द सेम फॉर कंसिडरेशन, उसको कंसिडरेशन के लिए सेल्स ट्रांसफर कर सकता है। द ट्रांसफर सेल नॉट बी वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं होगा, कल मैं कह लूँ मालिक तो मैं था, अब मैं उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकता, ठीक है। सेल नॉट बी वॉइडेबल, मार्क कर लीजिए, सेल नॉट बी वॉइडेबल, और पहला पॉइंट फॉर कंसिडरेशन बस, और स्टार्टिंग में कंसेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है। सेल नॉट बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द ट्रांसफर वाज नॉट अथोराइज टू मेक इट, कि इस ग्राउंड पे कि ये तो अथोराइज ही नहीं थी मिनी जी उसको ट्रांसफर करने के लिए, इस कंडीशन पे आप उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। मैं इस सेक्शन पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग द रीजनेबल केयर एंड द एसेंस ऑफ दैट ट्रांसफर, द ट्रांसफर हैज बी एक्ट गुड पेड, मतलब जिसने वो खरीदा है, पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए, सपोज पद्मिनी जी वहाँ बैठे थे और श्रीयार्स जी को पता था दुकान तो मेरी है, वो श्रीयार्स जी ने जानबूझे खरीदी, चलो दोनों बांट लेंगे बाद में पैसे, ऐसा नहीं है। मतलब जो ट्रांसफररी है उसने प्रॉपर प्रॉपर गुड फेथ में खरीदी हो, वो उसे नहीं पता कुछ भी मालिक कौन, उसे तो यही पता है मालिक ये दर्शाया गया है तो इसलिए खरीदी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना क्या दृश्यमान स्वामी कहाँ है, 41 में है, इसके लिए केस नोट कर लीजिएगा आप, बहुत अच्छा केस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो जयदयाल पोद्याल, जयदयाल पोद्याल, जयदयाल पोद्दार, जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीवी हजारा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये मान के चलो कि जहाँ पे भी जयदयाल पोद्दार दिख गया तो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए, ऑस्टेंसिबल ओनर है तो जयदयाल पोद्दार होना चाहिए वहाँ पे। जयदयाल पोद्दार वर्सेस हजार बीवी हजारा, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेबल सेक्शन 41 में। दूसरा केस 41 के लिए लिखिए आप, राम कुमार कुंदू, कुमार के लिए लिखना COOMAR, राम COOMAR, राम कुमार कुंदू CUNDOO कुंदू वर्सेज MC क्वीन 1872। क्लियर है, समझ आ रहा है। अच्छा एक बात समझो, अब आप मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं है, यस और नो जल्दी से, कभी मैं अकेला बोलता रहूं। ओके ओके ओके, दो की बाकी आवाज नहीं आ रही है, 3 को आ रही है सिर्फ। सबको आवाज आ रही है ना, ओके फिर ठीक है, नहीं तो मैं अकेला बोलता रहूं फिर फायदा कुछ ना हो उसका, तो मजा नहीं आता ना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, केस कौन सा नोट किया आपने, अच्छा हाँ, एक तो राम कुमार कुंदू, याद नाम आते ही तुरंत आ जाते, सेक्शन 41 और ऑस्टेंसिबल ओनर, मतलब इससे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। दूसरा केस आपने लिखा जयदयाल पोद्दार वर्सेस बीवी हजारा, ठीक है, दोनों केस किसके हैं,
सेक्शन 41 के हैं। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने उस पर्सन ने उसको ट्रांसफर किया था प्रॉपर्टी को, क्लियर है। अब थोड़ा आगे जाने से पहले मैं एक सेक्शन और दिखाता हूँ आपको, सेक्शन 43 बैरक सबके पास होना चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। सेक्शन 43 बात करें ट्रांसफर बाय द पर्सन अनऑथोराइज्ड, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो अथोराइज नहीं है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही पड़ा है 41 में, जो अथोराइज नहीं था पर्सन उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था। और 43 में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो अथोराइज नहीं है पर्सन वो ट्रांसफर कर रहा है। देखो पढ़ लेते हैं, ये कह रहा है प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति के पीछे हित अर्जित कर लेता है। समझ आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। ये कह रहा है वेयर ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली और रिक्वेंटली रिप्रेजेंट दैट ही इज द अथोराइज्ड टू ट्रांसफर द दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो जो एक खंड हमारा शुरू हुआ था कहाँ से, 41 से, सॉरी ये 38 से, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें जयदयाल पोद्दार और, हाँ बिल्कुल ये 2 केस ही लिखवाए हमने इसके लिए। अभी 2-3 केस और बताएंगे, अभी पहले ये 43 कवर कर लेते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा आपको। ये कह रहा है प्रोसीड टू ट्रांसफर, मतलब देखो सीधी सी बात है, कुछ ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जिन्हें अभी अथॉरिटी नहीं है ट्रांसफर करने की, लेकिन फिर भी ट्रांसफर कर रहा है वो। वहां पे तो उसने अपने आप को दिखाया था कि मैं मालिक हूँ, ट्रांसफर कर दिया, मालिक नहीं था। और यहाँ पे भी ऐसी ही बात कर रहा है, वो मालिक नहीं है, वो अपने आप को मालिक रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। 43, 41 तो उम्मीद है क्लियर हो गया ना पूरा। अब 43 को समझने के लिए इसका इलस्ट्रेशन अगर है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये उसकी बात करें जो अभी मालिक बना ही नहीं है फिर भी प्रॉपर्टी बेच रहा है। देखो क्या जो हिंदू है और अपने पिता की ख से पृथक हो जाता है, अपने पिता से पृथक हो गया, 3 क्षेत्र ABC, इंग्लिश में पढ़ ले आप लोग, हिंदी में पढ़ लेना, ये इसमें वर्ड ही ऐसे देखिए, त्रय अज्ञ ख। ए हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी, वो अपने फादर से अलग हो गया, सेल्स टू सी 3 फील्ड, और क्या करता है सी को 3 खेत बेचता है, ठीक है। सेल्स टू सी 3 फील्ड एक्स वाई एंड जेड, रिप्रेजेंटेंटली ए इज अथोराइज्ड टू ट्रांसफर द सेम, कि ए उसका मालिक है, ट्रांसफर करने का अधिकारी है, ठीक है। ऑफ दिस फील्ड जेड डज नॉट बिलोंग टू द ए, और जो जेड प्रॉपर्टी वो ए के संबंधित नहीं थी, ए उसका मालिक नहीं था जेड का, एक्स और वाई का था, ठीक है। इट हैव बीन रिटायर्ड बाय बी ऑन द पार्टीशन, कि ये उसको पार्टीशन के बाद मिल सकती है, किंतु ख के मरने के बाद वारिस के रूप में ग को प्राप्त कर लेता है। जब उसने पहले तीनों चीजें बेच दी थी, एक्स वाई और जेड बेच दी थी, एक्स और वाई तो उसकी थी, जेड उसके फादर की थी, जब फादर एक्सपायर हो गए तो इनहेरेंट में उसको मिल गई प्रॉपर्टी वो, ठीक है। अब ये बात कर रहा है बट ऑन बीच डाई एज हायर ऑब्टेन जेड, कि ए ने उस जेड को प्राप्त कर लिया। अब आगे बात कर रहा है सी नॉट हैव रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे रिक्वायर द ए डिलीवर टू हिम, मतलब बताए गए से विक्रय संविदा विखंडित नहीं है, इसलिए वह क्या अपेक्षा कर सके। देखो अब उसने क्या किया था, अब समझ में आएगा आपको, पूरा सेक्शन ही समझ में जाएगा। एक पर्सन था, सपोज पहले इलस्ट्रेशन समझा लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट आता है एग्जाम में, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन यही पूछा जाता है एग्जाम में। उसने क्या बोला था, उसके 3 प्रॉपर्टी थी, एक लड़का अपने पापा से अलग हो गया, प्रॉपर्टी से सेपरेट हो गया, जैसे बोलते हैं ना अलग हो गया, न्यारा हो गया, ठीक है। उसकी 3 प्रॉपर्टी थी, अब एक्स वाई और जेड उसने तीनों किसी को बेच दी, तीनों बेच दी, लेकिन बाद में पता हुआ उसके पास तो एक्स और वाई थी, जेड तो उसके फादर यूज कर रहे हैं अभी, वो नहीं दे रहे किसी को अभी, ठीक है। जेड उसका मालिकाना है उसके फादर पे है, 2 प्रॉपर्टी उसे इनहेरिट में दे दी थी उन्होंने, वो उसने बेच दी, तीनों बेची थी, लेकिन उसने 2 ट्रांसफर कर दी, तीसरी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वो प्रॉपर्टी मालिक था ही नहीं तब तक। लेकिन क्या हुआ जब उसके फादर एक्सपायर हुए तो जेड का प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन गया, वही बन गया ए। अब जो सी था जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी एक्स वाई और जेड, उसे अधिकार होगा कि जब उसके पास ट्रांसफर आ जाएगा तो वो भी उस जेड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा सकता है, पोजीशन ले सकता है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यहां से पूछा जाता है, अच्छा आपने सेक्शन 7 पढ़ा था ना, 6 में पढ़ा था क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, 7 में पढ़ा था कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है ना, कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है, आपने पढ़ा था क्विड नॉन, वो नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट, नेमो डेबिट क्वा नो हैबिट पढ़ी थी ना मैगजीन, कि नोबडी कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटर, मतलब जो मालिक नहीं है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 41 और 43 में क्या हो रहा है,
मैं बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा हूँ जैसे नॉर्मल क्लास होती है, क्रैश कोर्स नहीं करा रहा फिलहाल मैं चाह रहा हूँ जो सेक्शन आप कर रहे हो अच्छे से हो जाए, नहीं तो 3 दिन में टीपीए खत्म हो जाता है क्रैश कोर्स के हिसाब से चले तो आपने पढ़ा था वहां पे जो मालिक नहीं वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 41 में जो मालिक नहीं है ट्रांसफर कर रहा है, 43 में जो मालिक नहीं है ट्रांसफर कर रहा है। अब अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन कहाँ है, तो 41 और 43 दोनों सेक्शन लगाओगे आप। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिमिनरी और मेंस के शॉर्ट नोट में आता है कि क्विड नॉन हैबिट को क्रिटिसाइज एग्जामिन कीजिए या फिर इसका एक्सेप्शन डिफाइन कीजिए, शॉर्ट नोट में आता है 5 नंबर में। अब आप मैगजीम डाल के उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सेक्शन 7 को सेक्शन 41 और 43 के साथ उसको कर दीजिए क्या, उसके एक्सेप्शन डिफाइन कर दीजिए, 2 केस डाल दीजिए, आपका आंसर पूरा क्लियर है। उम्मीद है 41 43 आपको समझ आ गए होंगे दोनों अच्छे से। अब इसके लिए एक्सेप्शन याद रखना 41 और 43 है, ठीक है, 42 मत लगाना, 41 43 ऑप्शन में 2002 में पूछा गया है, 2000 शायद 16 में भी पूछा गया था, 15 में भी पूछा गया था यूपी के में, बिहार में भी शायद एक दो बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी से भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछनी थी। जी पूछिए। सर ये 42 में 43 में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, उसका बेटा जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है ओके, तो ट्रांसफर जो वो तो अनवैलिड होगी ना नहीं प्रॉपर्टी। वो वैलिड है, वैलिड है ट्रांसफर, क्योंकि मालिक वही बनेगा ना उसका, मालिक तो वही बनेगा बाद में। देखो जब तक प्रॉपर्टी उसके पास नहीं आएगी, आपने प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी थी लेकिन आप तो मालिक थे ही नहीं अभी, अब तो आपके फादर के पास थी। इन केस कल ट्रांसफर हो जाता है, बंटवारा हो गया, आपके फादर ने वो प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी या इनहेरेंट में आपके पास आ गई, और उस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, तो आपके पास पोजेशन आते ही ना मैं अधिकारी हो जाऊंगा, भाई साहब ये इधर दे दो, पैसे दिए मैंने इसके, वो वैलिड ट्रांसफर है। ठीक है जी, एक एक केस और नोट कीजिए आप लोग। जी सर। सूरज, अच्छा मनोज जी क्लियर हो गया? सूरज रतन, सर हो गया, क्लियर हो गया। ओके थैंक यू। सूरज रतन वर्सेस आजमबाद टी कंपनी, सूरज रतन वर्सेस आजमबाद टी कंपनी, ये भी इससे ही है, 41 से रिलेटेड है। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपको। ओके, अब यहाँ से और कुछ नहीं आता आपके इसमें से, प्री के लिए तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ तक आने का। अब आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए, डायरेक्ट 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन बाद वाले अभी तो हम कुछ सेक्शन छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद के जो प्रोविजन आएंगे कुछ ऐसे आपके जो आपको पूरे पूरे करने पड़ेंगे, सारे सेक्शन उसके। सर फिर से सेक्शन बताइए, सेक्शन 52 पे आए हैं हम, वो सेक्शन 41 और 43 हमने एक्सेप्शन बताए थे, सेक्शन 7 के एक्सेप्शन बताए थे हमने, 41 और 43। किसी का माइक ऑन है? ओके, हमने ही ऑफ कर दिया। वो 41 43 हमने सेक्शन 7 के एक्सेप्शन बताए थे। हाँ 41 और 43 दो एक्सेप्शन बताए आशु जी, बाकी ये क्लास अपलोड हो जाएगी सुबह तक। कल तो टेक्निकल कारण के कारण वीडियो डाउनलोड भी हो गई पूरी, सॉरी रिकॉर्ड भी हो गई, शायद 800 MB के आसपास थी, लेकिन वो चली नहीं रही वीडियो अभी तक, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे आज तो प्रॉपर चलेगी वीडियो, अपलोड करेंगे इसको हम दोबारा। जिनकी बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है, वो पूरी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, सेक्शन 52 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बात कर रहा है, अगर देखो आपने पढ़ा था ना, अब सीपीसी में हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन 10 और 11, एक रेस जुडिकेटा की बात कर रहे हैं, एक रेस सब जुडिस की बात कर रहे हैं। रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि जो केस ऑलरेडी, केस फिर से बताइए, देखो पहला केस तो सेक्शन 41 में आप लिख देना, जयदयाल पोदार वर्सेस बीवी हजारा। दूसरा केस इसी सेक्शन की बात करें हम, दूसरा केस था राम कुमार कुंदू, राम के CANDOO, राम कुमार कुंदू। और एक केस बोला था हमने आपको, कौन सा बोला था, सूरज रतन वर्सेस आजमबाद टी कंपनी।
ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। आप लोग जो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, किसी को एक दूसरे को आंसर देते रहो तो ताकि टाइम बचता रहे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ रहे थे हम। वो रेस्ट सब जुडिस का मतलब क्या था कि जो केस ऑलरेडी ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ, सेम पार्टी है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो उसके लिए आप नया वाद नहीं ला सकते। याद आ रहा है? रेस्ट सब जुडिस। फिर उसके बाद सेक्शन 11 आपने पढ़ा, जब जजमेंट हो चुका था उसके बाद आप उस सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए वाद नहीं ला सकते। ऐसा कुछ पढ़ा था ना। अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब जब कोर्ट ने क्या बोला था, उसके केस को रोक दिया था कि जिसका अभी तक जजमेंट नहीं हुआ है उसके लिए दूसरा केस कैसे ला सकते हो आप अपील वगैरह अगर प्रोविजन होगा उसके लिए तो आप अपील में जा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, वही बात करें। रेस्ट सब जुडिस था ना, उसको थोड़ा सा इसने बढ़ाया है, मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये सीधा सीधा वहीं से निकला है। हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो भी सिविल सूट। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी बोलिए। ये लेस पेंड्रेस वाला ही है ना डॉक्ट्रिन में? हाँ जी, लिस्पेंडेंसी में आता है ना? बिल्कुल 52 में आता है। और ये प्रॉपर्टी एक्ट ऑल इंडिया पैन इंडिया हो गया है ना? हाँ जी बिल्कुल, ऑल इंडिया हो गया है ये। पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं था। अब ये ऑल इंडिया सारी चीज़ें कब हुई हैं? ये हुई है 31 अक्टूबर 2019। डेट पूछी जाएगी इस बार, ध्यान रखना किसी भी एग्जाम में। 2019 ना? हाँ जी 2019 31 अक्टूबर। ओके वेलकम। अच्छा ठीक है, कहाँ थे हम? तो क्या हुआ था, जो सेम सब्जेक्ट मैटर जो चल रहा था वहाँ पे रेस्ट सब जुडिस में कोर्ट ने मना कर दिया था कि हम इसके लिए नया वाद नहीं लेंगे जब तक ये केस खत्म नहीं होता। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, राम और श्याम के बीच में केस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। अब राम मुझे कहना भाई साहब ये प्रॉपर्टी खरीद लो। अब मैं क्या कहूँगा और कोर्ट भी मुझे क्या कहेगा, भाई साहब कैसे खरीदोगे, इन दोनों का तो वैसे ही झगड़ा चल रहा है अभी, इनके लिए नया केस तो हम ले नहीं रहे, आप खरीदोगे फिर एक केस लेकर आप और आ जाओगे, डबल केस हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको ये सेक्शन एक तरह से वहीं से जुड़ा है। एक तरह से अगर आप इसमें देखो, आपको इसमें सेक्शन 10-11 की खुशबू आएगी सीपीसी की। ठीक है, ध्यान रखना लिस्पेंडेंसी का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी विवादित है उसको आप नहीं खरीदते। जैसे होता है ना मूवीज वगैरह में, ये प्रॉपर्टी विवादित है हम नहीं खरीदेंगे, ये तो विवादित पर झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यही बात कही है सेक्शन 52 ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए केस भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो कि ऑर्डर 1 रूल 10 में अगर आप पढ़ोगे तो इसी चीज की बात करो, वो ऐसे वाद को ही रोक रहा है, ऐसे ट्रांसफर को इनवैलिड बता रहा है, पेंडिंग ऑफ। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके ठीक है, समझ आ रहा है, ये बात कर रहा है एक तरह से जो केस अभी पेंडिंग है उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सीधा इतनी सी बात है। डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है और कुछ नहीं आता इसमें से। देखना चाहो एक्स, इसके देख लेना आप ऑर्डर 30, चलो वो तो सीपीसी में पढ़ेंगे, सारी चीज़ जोड़ लेंगे इसको वहाँ पे जब ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी। इसके लिए एक मैगजीम है, इसकी मैगजीम मैं एक काम करता हूँ, अभी कुछ देर में आपको सेंड कर देता हूँ इसके लिए कुछ एक छोटा सा शॉर्ट नोट, जिसमें से आपको 2-4 चीज़ें निकल के आ जाएंगी। जैसे इसकी मैगजीम है, कहीं पूछी नहीं गई कभी, हो सकता है कभी पूछी जाए। हेलो। यस, हाँ बोलिए जो संदीप जी। आपने एक पिक्चर भेजा था ग्रुप में, वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना? देखो ये सेक्शन तो वही करने बिल्कुल, से फ्री का हो जाएगा? भगवान करेगा तो सारे क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में है। लेकिन ये मान लो इसमें से, इसके अलावा इसमें से एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना, इसके अलावा भले ही छोड़ दो, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना। पेपर उठा के देख लेना किसी भी ईयर का, किसी भी स्टेट का। वेलकम। ठीक है, अब इसमें आप एक मैगजीम है, इसकी मैगजीम वगैरह और कुछ केसेस वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके लिए डिपेंडेंसी से रिगार्डिंग। ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आता, सिर्फ सेक्शन पूछा जाता है। ओके, इसके बाद आता है आपका सेक्शन 53 और 53A इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। 53 इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट सेक्शन पूछता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कहाँ है, जो धोखा देकर ट्रांसफ़र किया गया वो कहाँ पे है और कैसा होगा। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने क्या पढ़ा था, जो फ्री कंसेंट नहीं होती उसमें फ्रॉड भी तो था ना। क्या क्या था, कोरिजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, है ना। वो सारी चीज़ों में क्या कहता है, वॉइडेबल किया गया था एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। वही चीज़ें यहाँ पे होगी, सिर्फ ये पूछ जाता है सेक्शन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहाँ है, सेक्शन 53 में है। धोखा देकर आपने ट्रांसफर कर दिया किसी को। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर आपने धोखा देकर ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, वॉइड होगा, वो वॉइडेबल होगा।
ध्यान रखना, आपने मुझे धोखा देकर अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी थी आपकी 20 लाख की, आपने मुझे धोखा दिया कि यहाँ तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बन सकता है, यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, ये यहाँ हाईवे निकलने वाला है, ऐसे ऐसे बता दिया। और वो 20 लाख की प्रॉपर्टी आपने मुझे 50 लाख में बेच दी, मैंने खरीद ली। ठीक है, 20 लाख की थी, आपने धोखा दिया ना मुझे। ठीक है, कुछ वो प्रोजेक्ट दिखा दे कि यहाँ पर हाईवे बनने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें करके, कुछ भी करके मुझे धोखा दे के आपने प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच दी। अब उसके बाद अब मेरे हाथ में है, मैं सोचता हूँ छोड़ यार, छोटी सी बात के लिए कौन झगड़ा करे, चलो रख ली मैंने प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं कहूँ नहीं भाई 50 लाख की बात है, 30 लाख एक्स्ट्रा दिए, मैं केस ला दूंगा, उसको वॉइड करा सकता हूँ जी, धोखा दिया है मेरे साथ। ठीक है, या फिर अगर कल अब बोल रहे होंगे सर ऐसा कौन रख लेगा बिना बात के, 50 लाख दे के 20 लाख की प्रॉपर्टी के, वो कह रहे थे हाईवे बनेगा, धोखा दिया था, नहीं बन रहा था हाईवे, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट के मूड में है कि वहाँ तो हम एयरपोर्ट बना रहे हैं उसके पास, तो वो तो करोड़ों की होगी प्रॉपर्टी मेरी। फिर मैं कहूँगा देखो भाई वैलिड है, मैं नहीं बेचता वापस, मेरी है तो मेरी है। मतलब वॉइडेबल होगा ट्रांसफर, सेक्शन 53 में नोट कर लेना, सेक्शन 53 के सामने लिखना वॉइडेबल। इसमें दिया भी होगा, देख पढ़ लेते हैं, चलो फर्स्ट लाइन पढ़ लो इसकी और सेकंड, दोनों सब क्लोज पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफेक्ट और डिले ऑफ क्रेडिटर ट्रांसफर द वॉइडेबल सेल वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इंटेंट टू डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ तक तो ये बात आ गई। अब वो मैंने जो एग्जांपल दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो तो समझ आ गया ना कि हाँ मेरे हाथ में रहेगा कि मैं उसको वॉइड भी कर सकता हूँ, वॉइडेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब समझो, अब जो ही 53 सेक्शन बात कर रहे हैं, 53 सेक्शन एक तरह से उसकी बात कर रहा है। क्या हुआ था, मैंने आपसे लोन, वो चीज़ पहले बताइए, वो एग्जाम्पल समझ आ गया कॉन्ट्रैक्ट वाला कि मेरे हाथ में है, मैं उसको वॉइड भी कर सकता हूँ, वॉइडेबल भी कर सकता हूँ, वॉइड भी कर सकता हूँ, वैलिड भी कर सकता हूँ। क्लियर है ना सभी को, यस और नो जल्दी से। आधे तो माइक लगा के रख देते होंगे साइड में, मोबाइल बैठे हैं सो जाते होंगे, कुछ तो कुछ ऐसे ही लगा के चले जाते हो चाय पीने। यहीं पे रहा करो, आधा घंटा तो मिलता है आप लोगों के साथ। ठीक है, साथ रहा करो, आधे घंटे की बात होती है। ठीक है, अगर वो एग्जांपल आपको समझ आए, क्योंकि मेरे हाथ में है, वो मैंने सिर्फ इसलिए एग्जांपल दिया है क्योंकि वॉइडेबल की समझाना था, समझ आ गया। अब इस सेक्शन की बात है, कह रहे हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, धोखेबाजी का ट्रांसफर, मैंने किसी को धोखे में ट्रांसफर कर दिया। अब लेकिन ये उसकी बात नहीं कर रहा जो एग्जांपल मैंने जो कॉन्टैक्ट में किया था, कॉन्टैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपसे लोन लिया हुआ था 50 लाख का लोन, क्लियर, 50 लाख का। अब मैंने बोला कोर्ट को साहब मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, समझने की कोशिश करना, सेक्शन जल्दी समझ आ जाएगा। अब अगर मैं इंसॉल्वेंट घोषित होता हूँ तो मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी सारी क्या की जाएंगी, सेल की जाएगी, और जो मेरे क्रेडिटर हैं, मेरे उधार लिया जिनसे मैंने, उन्हें प्रॉपर्टी दी जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास एक बंगला था, वो था 40 लाख का, आपसे मैंने 50 लाख का लोन ले रखा था, वो 40 लाख का था। मैंने सोचा यार अगर बैंक ने मुझे पकड़ लिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी जब्त करके वो मेरे क्रेडिटर को दे दिए, तो 40 लाख तो गए मेरे पूरे, 10 लाख तो रहेंगे ही। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले ही मोनू जी को पकड़ा, मोनू जी एक काम करो, ये प्रॉपर्टी है मैं आपके नाम कर रहा हूँ, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, वो समझने की कोशिश करना, अगर समझ आएगा, नहीं तो फिर डिटेल में समझाएंगे उसको। मैंने मोनू जी को ट्रांसफ़र कर दी, पैसे नहीं लिए, या फिर मैंने 20 लाख रुपए ले लिए। देखो सब क्लोज सेकंड पढ़ो, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन और इंटेंट टू डिफ्रॉड एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी। बिल्कुल डिफेक्ट ऑफ क्रेडिटर्स। क्यों, अगर मैं उसको 40 लाख में ही बेचता तो बैंक क्या करता, या कोर्ट, 40 लाख ने आप 40 लाख के आपने प्रॉपर्टी पे लाओ 40 लाख दो, आप क्रेडिट को बांटेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने तो 10 लाख लिए वहाँ से, अब कोर्ट को बोला देखो जी वो मैंने बेच दी 10 लाख में, अब और नहीं है मेरे पास 10 लाख रुपए, ले जाओ, बाद में उसके बाद मैं इनसे लेता रहूँगा। मतलब ये जो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ फ्रॉड, वहाँ पे कॉन्टैक्ट में हमने सेकंड पार्टी के साथ फ्रॉड किया था, यहाँ में मैं अपने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ। क्रेडिटर को फ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए उनके साथ, या फिर अपने लोन को डिले करने के लिए, जो मेरे क्रेडिटर थे, मैंने अपनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या फिर इम्प्रॉपर कंसिडरेशन बेच दिया। अगर मैं प्रॉपर कंसिडरेशन में बेचता तो फायदा या नुकसान क्या था मुझे, अगर मैं भी 40 लाख में बेचता उसको, वो भी कोर्ट ले जाता, या फिर अगर कोर्ट 40 में बेचता तो मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था ना। यहाँ पे तो मैंने 10 लाख रुपए लिए, कोर्ट को दिखा जो 10 लाख रुपए में बेची और कुछ नहीं मेरे पास।
अब जो 30 लाख रुपए बचे वो तो उनसे ले लूंगा मैं। क्लियर है? ये इसी पॉइंट की बात करें, एक बार इसको पूरे को पढ़ लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 53, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 41, 43, 35, 41, 43, 53 और 53A बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? ये इसकी बात करें। अब इसके लिए केस देख लेना आप, अच्छे अच्छे केस है, मैं बता देता हूँ आपको। प्रमोद कुमार, नोट कीजिए जल्दी से, मतलब प्री में आपको डायरेक्ट मिलेगा रखा हुआ, जाना सिर्फ हलवा उठाना आपको खाना है। प्रमोद कुमार दास वर्षित दंता मारा टी कंपनी। पानी लोगे भाई कोई? थोड़े चक्कर आ रहे हैं, नींद सी भी आ रही है। आज ये मान के चलो सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के चक्कर लगा लिया आज। पूरा तो नहीं कहते, बहुत सारा। क्या लिखा? प्रमोद कुमार दास वर्सेस दंता मारा टी कंपनी लिमिटेड। ये केस किससे रिलेटेड? डायरेक्ट पूछा था, किससे? पार्ट परफॉर्मेंस से। किसी के पास केस होता, स्पेलिंग पूछनी हो किसी को तो लिख देना कोई भी। प्रमोद कुमार दास वर्सेस दंता मारा DANTAMARA टी कंपनी प्राइवेट टी कंपनी लिमिटेड। ये किससे है? पार्ट परफॉर्मेंस से। एक केस और नोट कीजिएगा आप, राम बरान प्रसाद, राम BARAN बारान, राम बारान प्रसाद वर्सेस राम मोहित हजरा। चलो ये रहने दो, आप ये ही रखो सिर्फ प्रमोद कुमार वाला। इसके लिए मैं दूसरा केस देख लेता हूँ, कोई और अच्छा मिल जाएगा अगर इसके लिए। अच्छा हाँ, एक केस नोट कीजिए जल्दी से, वो मैं पहले लिखवाना भूल गया। ये लिख लिया ना? नहीं, ये रहने दो, राम बरान वर्सेस, चलो लिख लिया तो दूसरा आगे लिख दो इसमें, राम मोहित हजारा वर्सेस में राम मोहित हजारा। जो स्वाति जी ने लिखा है राम बरान वर्सेस राम मोहित हजारा। हाजरा, सॉरी हाजरा, HAZRA हाजरा। ये 2009 में पूछा गया था। अच्छा, सेक्शन 52 का एक केस नोट कीजिए आप। सेक्शन 52 लिस्ट पेंडेंसी के लिए केस कीजिए नोट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल सही लिखा आपने। बिलेमी BELLAMY वर्सेस सबीन, BELLAMY वर्सेस सबीन। साबिन, बिल्कुल ठीक लिखा आपने, बस डबल एल के बाद ए लगा देना। ये केस लिस्पेंडेंसी से है, डायरेक्ट पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। और जो लिस्पेंडेंसी है ये किसके लिए है? ऑन बेस ऑफ पब्लिक प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, लिस्पेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है? लिस्पेंडेंसी के सामने लिख देना पब्लिक पॉलिसी और स्लाइड लिख देना पब्लिक यूटिलिटी। ये पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है लिस्पेंडेंसी रिलेटेड ऑन डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सॉरी देखो पब्लिक के हेल्प के लिए ना, कि अगर आप विवादित प्रॉपर्टी खरीदोगे आपको नुकसान होगा, तो यही पूछा जाता है इसमें से, लिस्पेंडेंसी में से। और 53 के लिए आपने लिख लिया। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर पूछा था डायरेक्ट किस सेक्शन में, ये दोनों केस पूछे जाते हैं। एक बात बताओ सर, जी सर पूछिए। जी बोलिए। अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो हमें पता कैसे चलेगा? आपको पता उस तरह से चलेगा, आप देखो, सबसे पहली बात है आपको प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, सावधानी सतर्कता के साथ आप खरीदोगे। केवन एम्टर, बिल्कुल सही बताया आपने। आप पहले से सावधानी सतर्कता के साथ खरीदोगे प्रॉपर्टी। दूसरी बात, आप जान पहचान से खरीदोगे तो फंसोगे, सीधी सी बात है। कोर्ट में जाके निकाल लो एक बार उसका, जैसे वो निकालते हैं ना 12 साल 15 साल 5 साल, वो निकालते हैं ना कि 5 साल से प्रॉपर्टी किसी के पास है, ये वो निकालते जनरल लोग बाग तो नंबर के थ्रू। बिल्कुल खसरा नंबर के थ्रू। और एक डायरेक्ट निकलता है ना 15 साल की, 15 साल से प्रॉपर्टी किसी के पास है। अगर ओनर सिम हो और कुछ अलग से डिस्प्यूट चल रहा हो तो जिसके नाम पे हम ले सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हो? सर सबसे पहले तो प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है या नहीं है उसको देखने के लिए हमको सर्किल ऑफिस में जाना होगा, अंचल कार्यालय में। बिल्कुल सही कह रहे हो।
और अंचल कार्यालय में सर एक रजिस्टर 2 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रजिस्टर 2 में देखना है कि जो बेचने वाला है, आई मीन जो सेलर है, उसके नाम से रजिस्टर 2 में वो प्रॉपर्टी मतलब कि लिखा हुआ है या नहीं है रजिस्टर 2 में। अगर सेलर के नाम से रजिस्टर 2 में पंजी में दर्ज है तो वह जो है वैलिड प्रॉपर्टी है, तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन कुछ है ही नहीं सर। बिल्कुल। देखो जो वो 12 साल वगैरह उसमें तो वो इसलिए किया जाता है कि पहले इससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, लेकिन मेन बात तो हमें ओनर से मतलब है। ओनर कौन है फिलहाल, वही नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट। अगर ओनर वो है, कोई डिस्प्यूट नहीं हो तो अपने आप पता चल जाता है। थोड़ी सावधानी आपको खुद भी रखनी पड़ेगी। बाकी जो प्रैक्टिस में है, जैसे इन्होंने बहुत सही बताया आंसर, ऐसे देखने में बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे सिविल के। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। एक केस और बता रहा था मैं आपको, शायद प्रमोद कुमार वाला लिख लिया था ना आपने, दत्ता हमारा कंपनी का, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक नोट कीजिएगा आप ये। अच्छा पार्ट परफॉर्मेंस पे नहीं आया ना अभी, 53A पे आते हैं, फिर बताते हैं ये केस। 53A बात कर रहा है पार्ट परफॉर्मेंस की। 53A बात कर रहा है पार्ट परफॉर्मेंस की, जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्थावर संपत्ति को प्रतिफलतांतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखन ऐसी संविदा करता है जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निर्बंध निर्युक्त निश्चित के साथ अभियुक्त किए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, ये तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आप सीधा सीधा समझो। देखो सीधी सी बात है, कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई कॉन्टैक्ट हो गया, आप में मेरे बीच में हो गया एग्रीमेंट टू सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है। दूसरी बात, ट्रांसफरी शुड टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने आपकी प्रॉपर्टी ले ली अपने पास और एक एग्रीमेंट करके दिया, हाँ जी मैं इसको खरीद रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफरी हैज आइदर परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज विलिंग टू से परफॉर्मेंस, मतलब मैंने आपकी कुछ प्रॉपर्टी आपको दे दी, पोजेसन दे दी, कुछ पैसे दे दिया, कुछ नहीं दिया, एग्रीमेंट कर लिया सेल का, ये पार्ट परफॉर्मेंस हो गया। इससे मतलब पूरा अभी नहीं हुआ है, पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से आधे काम उसके हो चुके हैं। जो परफॉर्मेंस थी आपकी तरफ से क्या था, पोजेसन मुझे देना, आपने पोजेसन दे दी। मेरी तरफ से क्या थी, कंसिडरेशन आपको देना, कंसिडरेशन कुछ आपको दे दिया, या प्रोमिसरी नोट करके दे दिया, या प्रोमिस कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, सेल डीड बना लिया। तो वो चीज़ें पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब एक किसी का परफॉर्मेंस पूरा नहीं हुआ और मैं रेडी टू विलिंगनेस, मैं विलिंगनेस टू पे, मतलब मैं रेडी हूँ उस कि अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें किस में आएगी, पार्ट परफॉर्मेंस में। सीधा यहाँ से पूछा था पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे है और इसका लीडिंग केस कौन सा है, डायरेक्ट इसके केस पूछे जाते हैं किस सेक्शन में। और दूसरा एक पॉइंट पूछा था, क्या ये अटैक के लिए यूज की जाती है, डिफेंस के लिए। ये जो सेक्शन 53 है डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये यूज किया जाता है ओनली इन डिफेंस, मतलब अपने आप को बचाने के लिए यूज किया जाता है। आपने कह दिया मैं तो वॉइड डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपने पेमेंट नहीं किया, मैं क्या करूँगा साहब, देखो एग्रीमेंट हो रखा है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये दो जगह आएगा स्वॉर्ड वाला, यहाँ पे भी है और आपके उसमें भी आएगा, इंडियन आईपीसी इंडियन पेनल कोड में। जब आप वहाँ पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करेंगे कि ये ढाल नहीं, ये तलवार नहीं है, ढाल है, यहाँ पे भी ये ढाल है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे यूज किया जाता है, ये किस में यूज किया जाता है, सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। पार्ट परफॉर्मेंस कहाँ डिफाइन है, 53A में है। और इसके लिए लीडिंग केस जो है नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट केस पूछे जाते हैं। पहला केस नोट कीजिएगा, मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोरे कुमार गांगुली 1914 का केस है। देखो कब का है, मोहम्मद मूसा वर्सेस अंगोरे कुमार गांगुली 1914 का केस है। नोट कर लिया, एक केस और नोट कीजिए आप,
बिल्कुल सही लिखा आपने। एक हमने शायद एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। हमने अभी कुछ केस लिखवाए गए थे, 2 केस लिखवाए थे ना, प्रमोद कुमार दांतामारा कंपनी, वो 53A के हैं। उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हम भी भावनाओं में बह गए थे। वो दोनों केस राम कुमार, रामबरान प्रसाद और ये दांतामारा कंपनी, टी कंपनी, ये दोनों 53A के हैं। और ये तीसरा केस, 3 केस हो गए। ठीक है जी, दोनों किसके हैं? 53A के केस हैं। करेक्ट कर लीजिए, कभी एग्जाम में गलत कर दो। दोनों 53A के केस हैं। 53 का कोई केस नहीं है। अच्छा लिखना चाहो तो 53 का लिखवा देंगे आपको। 53 के लिए कोई अच्छा केस नहीं है। एक केस है थोड़ा जो कभी पूछा गया है। ये करेक्ट कर लिया ना आपने? बालन वाला कौन सा केस था? बालन वाला नहीं बताया हमने कोई। रामबारन रामबारन प्रसाद वर्सेस राम मोहित हाजरा, ये 53A का था। एक यही कौन सा बता था, प्रमोद कुमार दास वर्सेस दांतामारा टी कंपनी, ये भी 53A का है। 53 के लिए आप एक केस नोट कीजिए, 53 सेक्शन 53 जो पूछा जा सकता है। अच्छा है, अहमद हुसैन, 53 की बात कर रहे हैं अब हम। पहले 53A के थे, अब नहीं, ये तो 52 का बिल्कुल ठीक है। ये बालेम वाला 52 का बिल्कुल ठीक है। अब 53 का एक केस नोट कीजिए, अहमद हुसैन वर्सेस कालू 1929। अहमद हुसैन वर्सेस कालू 1929। अहमद हुसैन वर्सेस कालू 1929। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब कल हम सेल और मॉर्गेज दोनों खत्म कर देंगे। अब ज्यादा नहीं करते क्योंकि अब केस ही गलत बता देता। आज थोड़ी थक गए हैं शायद ज्यादा गाड़ी चला के, चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े से। आज आराम करेंगे, कल मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। देखो जो सेक्शन बताए हैं ये वो सेक्शन सेलेक्टेड सेक्शन है जो सिर्फ आज में सेलेक्ट नहीं हुए, इनको साल भर लग गया इनके पॉइंट निकालने में। जो जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम की बात करूँ, सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं। इससे बाहर मैं नहीं चाहता भगवान एक भी क्वेश्चन दे आपको, और आएगा नहीं। कोशिश करेंगे 90% तो इसमें से आएगा, 10% कुछ भी हो सकता है। बाकी कल मिलते हैं। अच्छा, कल सुबह क्लास कर ले क्या? कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं? मैंने सुबह भेजी थी आपको लिस्ट। हाँ, डॉक्ट्रिन में आपको भेज दूंगा, बिल्कुल डॉक्ट्रिन में भेज दूंगा सभी को। देखो कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा हाँ, कोई मुझे 2-3 दिन पहले टीपीए की फर्स्ट क्लास में कोई मुझे बोल रहा था हिंदू एक्ट के पूरा नहीं हुआ, एक एक्ट रह गया था, है ना, कुछ ऐसा बोल रहा था कोई माइनॉरिटी वाला। अरे सारे एक्ट हो चुके हैं, मैंने चेक किया उसके बाद, सभी सारे एक्ट हो चुके हैं हिंदू के। देखो, हिंदू लॉ पूरा हो चुका है, मुस्लिम लॉ पूरा हो चुका है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, कंपनी लॉ पूरा हो चुका है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, और एक आज कौन सा कंप्लीट हुआ आपका, ये सब पूरे हो गए। और हिंदू लॉ के पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और एविडेंस कंप्लीट हो चुका है। और ये मान के चलो 90% आपका सीआरपीसी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बचा आपका टीपीए भी, ये मान लो 3-4 दिन में अगर आराम से भी चले तो भी 3-4 दिन में कवर हो जाएगा आराम से। उसके बाद बचा क्या, सीपीसी। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रहा? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोविजन है ना 75 से लेकर 125, हाँ ये वाले प्रोविजन कुछ नहीं आता इसमें से, कोई चांस नहीं आने के। लेकिन फिर भी टाइम बचेगा तो इनके बीच में कुछ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से कुछ नहीं आता, सिर्फ स्टार्टिंग का आता है। और 2 क्वेश्चन आते हैं 123 124 वाले, वहां से वो कवर करा देंगे आपके हम। हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं, वो जो 124 में है शायद, ये इंडेमनिटी ऑफ गारंटी वगैरह 123 124 वहां से आते हैं। मतलब 75 से लेकर 123 के बीच का कुछ नहीं आता किसी एग्जाम में। नहीं, इसमें से नहीं आता। फिर भी कोशिश करें, क्योंकि टाइम कम था ना, इसलिए उसको जो इंपॉर्टेंट पोर्शन थे सिर्फ वही कवर कराए गए थे।
वो स्पेशली हमने ही बोला था मैम को कि बाकी चीज़ें कराने के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि एक ही महीना था हमारे पास सिर्फ। वैसे भी उसमें से नहीं आता, जितना कराए उसे फोकस करो। अगर टाइम बचता है देखेंगे आप कहोगे तो उसको हल्का सा कवर करा लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से उसकी। ठीक है, वो जो हिंदू लोग की बात करते हैं आप एक बार चेक करना। आप देखो जो आपका ये है ना जहाँ पे आप डिस्कस करते हो, टेस्ट वगैरह होते हैं, इसके साथ साथ जो चैनल है जहाँ से आपकी मैम वगैरह आपको रिप्लाई करती है उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोगों को कोई मैसेज नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ वही मिलेगा जो मैम वगैरह मैसेज करते हैं या फिर जो मैं क्लासेज अपलोड करता हूँ। अगर वहाँ से आपकी क्लासेज डिलीट, क्योंकि काफ़ी मैसेज हो जाते हैं आपके चैट वगैरह के या फिर आपके टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। आप सीधे चैनल में जाओ, अंदर चैनल में देखो, सीधे ऊपर से नीचे तक सारे मिलेंगे आपको लेक्चर, कब कौन कौन सा अपलोड हुआ है। ठीक है, बाकी टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। 50 मिनट हो चुकी है, 51 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, मस्त रहो आप लोग, अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, कल मिलते हैं। सुबह के लिए आप लोग बता नहीं रहे, देखेंगे, चलो सुबह करेंगे नहीं शाम को। अच्छा हाँ, कल मैं सुबह ही आपको CRPC के सेक्शन अपलोड कर दूंगा, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं आपको सिर्फ, और लेकिन आप उसका आंसर मुझे जल्दी देना जो बचा हुआ है आप लोगों का। 11:30, ओके ओके। अच्छा सुबह 11 बजे, 11:30 बोल रहे हैं कुछ लोग, 11:30 किसी कोई प्रॉब्लम है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जितने भी आप आ जाओ उतना अच्छा रहेगा, जितने भी आ जाओ, बाकी अपलोड करेंगे, नो इशू। 11 ही कर दो सर वैसे, ओके ओके, चलो ठीक है, 11 या 11:30 करेंगे। जब भी करेंगे उससे 1 घंटा पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, 1 या 2 घंटा पहले। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक नया बैच बना रहे हैं, आपको शायद हमारे नॉर्मल उसमें मैसेज मिला, उसे हम डिटेल में करेंगे आराम से, एक दिन में एक एक सेक्शन, 2-2 सेक्शन, 5-6 महीने का टारगेट लेकर के। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। उसमें एविडेंस स्टार्ट करेंगे हम 16 अगस्त से, सिर्फ एविडेंस चलेगा, शायद 1-1.5 महीना चलेगा, ज़्यादा ही चल सकता है। फिर उसके बाद CRPC IPC करेंगे, फिर उसके बाद CRPC। उम्मीद है। अच्छा ये बताइए, TPA क्लियर हो रहा है सारे पॉइंट की नहीं हो रहे हैं? क्लियर है ना सभी कुछ? ओके जी, थैंक यू, बस यही उम्मीद थी आपको समझ आता रहे। सर न्यू बैच से अलग कब से? ये 15 से होगा, इसमें सिर्फ एक ही एक्ट चलेगा, अभी एक एक्ट चलेगा, मतलब 1-1.5 महीना चलेगा आराम से। एविडेंस जितना भी, एक महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 लगे, ईश्वर पे डिपेंड करता है। वही 1 घंटा डेली लाइव क्लास होगी और फिक्स होगी, कोई अपलोड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। कल सुबह मिलते हैं पहले तो। ओके, थैंक यू।